ध्रुव हकीम एसोसिएशन के रास्ते पर था और फिर कुछ गलियों में से गुजरकर वो आखिरकार उस पुरानी और बड़ी सी बिल्डिंग के सामने जा पहुंचा। फिर ध्रुव ने उस एसोसिएशन के दरवाजे के सामने खड़े होकर अपने पास ही खड़े युगराल की तरफ देखा और फिर वो अपने सामने के दरवाजे को देखने लगा, जो इस वक्त लोगों से पूरी तरह से जाम हो रखा था। ये नजारा देखकर ध्रुव ने मजबूरी में कांप भरी और फिर वो लोगों के बीच से जगह बनाते हुए आखिरकार अंदर के दरवाजे के ठीक सामने पहुंचा। वहां पहुंचकर ध्रुव ने पीछे मुड़कर देखा कि युगराल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। फिर थोड़ा और गौर से देखने पर ध्रुव ने देखा कि युगराल तो भीड़ में चलने की भी कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी भीड़ से धक्का खाते हुए वो दरवाजे तक आ ही पहुंचा था। इस वक्त युगराल के चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर ध्रुव ने मनी मन सोचा, ये भी अलग ही इंसान है। इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी बच्चे को मिट्टी के पास छोड़ दिया हो। फिर युगराल जैसे ही ध्रुव के ठीक बगल में पहुंचा तो उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई और वो एक बार फिर से किसी खड़ूस बुजुर्ग की तरह दिखने लगा। तभी उसे इस तरह देखकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाया और वो सीधे एसोसिएशन के अंदर जाने लगा। वहीं युगराल भी बिना कोई आवाज किए चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता रहा। अंदर पहुंचते ही ध्रुव ने सोचा कि वो पहले पूर्वी हिस्से की तरफ जाए, लेकिन तभी अचानक से उसे हकीम लोका और बाकी सभी लोग दिख गए, जो उसे देखकर मुस्कुराने लगे। फिर हकीम लोका ने मुस्कुराकर ध्रुव की पीठ थपथपाते हुए कहा, चलो दोस्त ध्रुपद, हकीम कंपटीशन एसोसिएशन के अंदर नहीं बाहर होने वाला है। वही हकीम लोका की बात सुनकर ध्रुव मुस्कुराने लगा और फिर उसने पास ही खड़े हकीम तुरान को नमस्ते किया। उसके बाद ध्रुव निया और ज़िया को देखकर मुस्कुराने लगा। तभी हकीम तुरान ने ध्रुव से कहा, मेरे दोस्त, इस बार ब्लैक रॉक सिटी की हकीम एसोसिएशन सिर्फ तुम्हें ही देखने आई है। ध्यान रखना, उस रेहान से तो बिल्कुल मत हारना। पिछले टेस्ट के बाद से हकीम तुरान को ध्रुव पर काफी भरोसा हो गया था, जिसे महसूस कर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, हकीम तुरान, मैं जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। इतना कहकर ध्रुव ने हकीम लोका की तरफ देखा, जो फिलहाल युगराल को बड़े अजीब ढंग से घूरे जा रहे थे। तभी ध्रुव ने हड़बड़ाते हुए उनसे कहा, हकीम लोका, मैं तो बताना ही भूल गया, ये मेरे दोस्त हैं युगराल। वहीं ध्रुव की बात सुनकर हकीम लोका और तुरान ने मुस्कुराते हुए युगराल से कहा, अच्छा तो ये तुम्हारे दोस्त हैं, नमस्ते। हम हैं ब्लैक रॉक सिटी हकीम एसोसिएशन से हकीम लोका और हकीम तुरान। दरअसल ये दोनों हकीम युगराल को नहीं पहचान पाए थे और इसकी वजह ये थी कि युगराल पिछले बहुत सालों से गायब हो रखा था। वैसे तो दोनों को ऐसा लगा था कि उन्होंने युगराल नाम पहले भी कभी सुना था, लेकिन उन्हें याद नहीं आया कि ये नाम उन्होंने कहाँ सुन रखा था। इसके बाद क्योंकि हकीम लोका और हकीम तुरान क्लास 4 के हकीम थे, इसलिए उनकी अंदरूनी शक्तियां काफी ज्यादा थी। यही वजह थी कि युगराल को देखकर उन्हें अंदाजा लग गया था कि वो जरूर कोई बहुत ताकतवर इंसान था, इसलिए उन्होंने उससे ज्यादा कुछ कहने की हिम्मत भी नहीं की। वहीं दोनों हकीमों के बारे में जानकर युगराल ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है। और उसके इस अजीब से बर्ताव को देखकर दोनों हकीम एक पल के लिए चुप हो गए। उसके बाद ज़िया गुस्से में युगराल से कुछ कहने ही वाली थी कि तभी अचानक हकीम लोका ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। ये देखकर ध्रुव ने मजबूरी में सभी को बताया, माफी चाहूंगा, लेकिन युगराल थोड़े अजीब हैं। वो आप लोगों से नाराज नहीं है, वो तो बस इनका सभी से मिलने पर ऐसा ही रवैया रहता है। इतना कहकर ध्रुव मुस्कुराने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि हकीम तुरान और हकीम लोका इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे थे, बल्कि उन दोनों ने तो मुस्कुराते हुए बात बदल दी ताकि किसी को भी झिझक न हो। उसके बाद वो सभी हंसते और बात करते हुए एसोसिएशन के पिछले दरवाजे से चलते गए। फिर जैसे जैसे वो लोग सड़क पर चलते गए तो हकीम लोका ने मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, इस बार का हकीम कंपटीशन राज घराने के ग्राउंड में हो रहा है। उस जगह पर 10,000 से भी ज्यादा लोग इकट्ठा हो सकते हैं और इसलिए हकीम कंपटीशन के लिए उस जगह को चुना गया है। वैसे हमें इतनी जगह की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी इस बार 2,000 हकीम इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए पिछले बहुत से कॉम्पिटिशन्स के मुकाबले सबसे बड़ा कंपटीशन होने वाला है ये। वही हकीम लोका के मुंह से ये बात सुनकर ध्रुव ने हैरान होते हुए पूछा, क्या 2,000 लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले हैं? जाहिर सी बात है कि इतने लोगों के बारे में सुनकर ध्रुव काफी हैरान हो गया था। वो ये बात अच्छी तरीके से जानता था कि एक हकीम बनना बहुत ही मुश्किल काम था, और वो भी इतना मुश्किल कि शायद 10,000 लोगों में से सिर्फ एक इंसान ही हकीम बन पाता था। इसके बावजूद आज के कंपटीशन में 2,000 हकीम हिस्सा लेने वाले थे, यानी पूरे वुहान साम्राज्य के आधे से ज्यादा हकीम आज इस एक इवेंट के लिए इकट्ठा होने वाले थे। इतने में हकीम लोका ने ध्रुव को कंपटीशन के बारे में बताते हुए कहा, इस हकीम कंपटीशन में कुछ राउंड्स रहेंगे ध्रुव, और हर राउंड में कुछ हकीमों को कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। और जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि राउंड बढ़ते बढ़ते उसे पार करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसलिए जो भी हकीम सारे राउंड्स पार करके आखिर में बचेगा वही विनर चुना जाएगा या जाएगी। और हकीम लोका की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सिर हिलाते हुए उन्हें जवाब दिया, ठीक है हकीम लोका, मैं समझ गया।
ये कहते वक्त ध्रुव का ध्यान इस बात पर था कि वो आज 2000 हकीमों को एक साथ अपनी अपनी कढ़ाइयों में दवा बनाते हुए देखने वाला था। ये सुनने में तो काफी रोमांचक लग ही रहा था, लेकिन ध्रुव जानता था कि हकीकत में महसूस करने पर यह एहसास और भी ज्यादा शानदार होगा। और जैसे जैसे हकीम लोका ध्रुव को कंपटीशन के बारे में और भी कुछ बता रहे थे, तब तक वो लोग चलते चलते राजघराने के उस बड़े से मैदान के पास पहुंच गए। तभी ध्रुव ने देखा कि उसे अपनी आंखों से उस मैदान का एक छोटा सा हिस्सा दिख रहा था, जहां फिलहाल ढेर सारे हथियार पकड़े सैनिक निगरानी रख रहे थे। ये तैयारी इसलिए की गई थी क्योंकि हकीम कंपटीशन में हर तरफ से लोग आए हुए थे, इसलिए अगर यहाँ कुछ भी गड़बड़ होती तो पूरी राजधानी के नाम पर कलंक लग जाता। यही वजह थी कि राजघराने ने साम्राज्य के हर इलाके से ढेर सारे सैनिकों को बुलवा लिया था, जो इस वक्त निगरानी रख रहे थे। इसके अलावा ध्रुव ने देखा कि उस बड़े से मैदान के दरवाजे पर हकीम एसोसिएशन के सैनिक खड़े थे, और वो सैनिक सिर्फ एसोसिएशन के लोगों को और कंपटीशन में हिस्सा लेने वालों को ही अंदर जाने दे रहे थे। इससे ये बात साफ हो गई थी कि ऑडियंस के मैदान में जाने का रास्ता कहीं और से था। वही हकीम लोका के पीछे पीछे चलते हुए ध्रुव और बाकियों को अंदर जाने में कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर कुछ दूर और चलते रहने के बाद आखिरकार ध्रुव की नजरों के सामने वो बहुत ही बड़ा मैदान दिखाई दिया, जिसमें हकीम कंपटीशन होना था। तभी ध्रुव ने देखा कि उस मैदान में ढेर सारे हरे रंग के पत्थर रखे हुए थे, जिन्हें देखकर ध्रुव का मुंह खुला का खुला रह गया। ध्रुव ने देखा कि मैदान के चारों तरफ ऑडियंस के लिए जगह बनी हुई थी, और उनकी सीट्स के ठीक सामने वीआईपी सीट्स रखी हुई थी, जिन्हें बहुत ही आलीशान तरीके से सजाया गया था। ये वीआईपी सीट्स सिर्फ एसोसिएशन के ऊंचे ओहदे वालों के लिए थी और ताकतवर दलों और परिवार के लोगों के लिए। फिर जैसे जैसे ध्रुव उस बड़े से मैदान में अपनी नजरें घुमाता गया, तो उसे देखा कि सूरज में चमकते हरे रंग के पत्थर दरअसल हरे रंग की टेबल्स थीं, जो बहुत ही ध्यान से जमा कर रखी गई थीं। फिलहाल तो उन टेबल्स के पास रखी कुर्सियों पर बहुत से हकीम पहले से बैठे हुए थे, और फिर जैसे जैसे कंपटीशन शुरू होने का वक्त करीब आता गया, तो और भी बहुत से हकीम वहां आकर अपनी जगह लेने लगे। सभी हकीमों के पास एक खास कागज था जिस पर उनकी टेबल का नंबर लिखा हुआ था। तभी हकीम लोका ने आसमान की तरफ नजर घुमाई और फिर बाकियों को देखकर कहा, चलो हम लोग वीआईपी सीट्स पर चलते हैं। अभी तो कंपटीशन शुरू होने में थोड़ा वक्त बाकी है, और मैं बताना चाहूंगा कि वीआईपी सीट्स के पास बहुत से खास लोग होंगे, जिनसे मिलना हम सभी के लिए बेहतर साबित होगा। ये सुनकर ध्रुव ने आह भरते हुए हकीम लोका की बात मानी। वैसे तो बीती रात ध्रुव राजघराने के मेघावत से मिल चुका था, इसलिए ध्रुव ने सोचा कि देखा जाए कि आखिर हकीम लोका और किन खास लोगों की बात कर रहे थे। फिर जैसे हकीम तुरान और हकीम लोका ने देखा कि सभी लोग वीआईपी सीट्स पर जाने को तैयार थे, तो वो लोग चुपचाप उस तरफ जाने लगे। हकीम लोका और हकीम तुरान वीआईपी सीट्स के पास पहुंचे ही थे कि उन्होंने सबसे आगे की सीट्स की तरफ इशारा करते हुए देखा कि कुछ लोग वहां पहले से बैठे हुए थे। उन लोगों में से एक थे हकीम गेंद्रा, जो ओहान शहर की हकीम एसोसिएशन के वाइस चेयरमैन थे, और उनके ठीक बगल में एक पर्पल रंग का आलीशान कोट पहना हुआ आदमी बैठा हुआ था। तभी उस आदमी की तरफ इशारा करते हुए हकीम लोका ने धीमी आवाज में ध्रुव से कहा, ये है ओहान शहर की हकीम एसोसिएशन के चेयरमैन हकीम जारांत। मैंने सुना है कि वो बहुत ही जल्द रैंक 6 के हकीम बनने वाले हैं। गौर किया जाए तो ओहान साम्राज्य की हकीमों की दुनिया में हकीम जारांत का नाम उतना ही मशहूर है जितना कि गोलियों के राजा हकीम शांडल का। बल्कि जब हकीम शांडिल भी इनसे मिलता है तो वो भी अपना सिर झुकाकर ही रहता है। मुझे याद है कि जब शांडिल नया नया मशहूर हुआ था, तब हकीम जारांत ने ही उसे बहुत संभाल कर रखा था। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि एक तरह से हकीम शांडिल ने बहुत कुछ इनसे ही सीखा है। वही हकीम लोका की बात सुनकर ध्रुव के बगल में खड़े युवराल ने झांकते हुए चेयरमैन की तरफ देखा और फिर मुस्कुराते हुए ध्रुव से कहा, मुझे तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अब तक जिंदा होगा। सच में इस शहर में बूढ़ी चीजें कभी मरती भी हैं या नहीं। लेकिन युवराल के मुंह से ये बात सुनकर ध्रुव के चेहरे पर हल्की सी हैरानी छाने लगी। हकीम लोका की बातों से उसे समझ आया था कि वो बूढ़ा इंसान एक तरह से वुहान साम्राज्य के हकीमों का लीडर था, लेकिन युवराल की बात करने के लहजे से ध्रुव को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। तभी अचानक जैसे कुछ महसूस करते हुए सामने बैठे बूढ़े चेयरमैन ने अपनी झुर्रियों वाली आंखें पीछे की तरफ घुमाई और हैरान खड़े ध्रुव की तरफ देखा। फिर ध्रुव को देखकर अचानक से उनके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। वहीं जैसे ही हकीम लोका और हकीम तुरान ने उन्हें अपनी तरफ नजरें करते हुए देखा, तो उन्होंने झुकते हुए चेयरमैन को नमस्ते किया। उसके बाद वो दोनों बाकियों के साथ चलते चलते उनकी सीट तक पहुंच गए। फिर चेयरमैन के पास पहुंचते ही दोनों ने उस बूढ़े आदमी से कहा, हकीम जरांत, काफी वक्त हो गया आपसे मिले हुए। आप तो आज भी पहले जैसे ही जवान दिख रहे हैं। तभी दोनों की बातें सुनकर उस बूढ़े हकीम ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, तुम दोनों हकीम लोका और हकीम तुरान हो ना? क्या बात है, पिछले कुछ सालों से तो तुम रैंक 4 के हकीम बन गए हो। शाबाश, काफी तेजी से रैंक हासिल कर रहे हो तुम दोनों। इस पर हकीम लोका ने उन्हें मुस्कुराते हुए जवाब दिया,
बस ये सब आपकी तालीम का ही नतीजा है हकीम ज़ारांत। आपने पिछली बार जो हमें सिखाया था हम बस उसे ही अपनाते जा रहे हैं। ये सुनकर हकीम ज़ारांत ने मुस्कुराते हुए हकीम लोका को जवाब दिया, अरे भाई, मैं तो सिर्फ अपने तजुर्बे बताता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं जानता। बाकी सबसे जरूरी अगर आगे कोई चीज है तो वो है खुद पर भरोसा करना। इतना कहकर अचानक से हकीम ज़ारांत की नजर लोका के पीछे खड़े ध्रुव पर गई और उन्होंने मुस्कुराते हुए आगे कहा, यही है ना वो लड़का जिसने इस बार के टेस्ट में सबसे अच्छा किया। इसका नाम क्या था? ध्रुपद है ना? इतने में ध्रुव ने बिना झिझक के साम्राज्य के सबसे बड़े हकीम के सामने आते हुए कहा, चेयरमैन ज़ारांत, इस लड़के का नाम ध्रुपद मौर्य है। ये कहते वक्त उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, जिसे देखकर हकीम ज़ारांत ने कुछ याद करते हुए उससे कहा, सारे अनोखे लोग तो जवान ही होते हैं। तुम इतनी सी उम्र में इतने बार ब्लैक आयरन लीफ निखार सके, ये सच में काबिले तारीफ है। मुझे अच्छे से याद है कि उस लड़के शांडिल में भी ऐसी काबिलियत नहीं थी। उनकी आवाज से उनकी उम्र का अंदाजा लगाया जा सकता था, लेकिन उसमें फिर भी एक ऐसी खनक थी जिसे सामने वाला दिन भर सुनते रहना चाहे। तभी ध्रुव उनकी बात सुनकर मुस्कुराने लगा, लेकिन उसने इस बारे में आगे कुछ नहीं कहा। इस दौरान हकीम ज़ारांत ध्रुव को देखकर मुस्कुराते रहे, लेकिन तभी अचानक से उन्हें कुछ महसूस हुआ और उनके चेहरे की मुस्कुराहट थोड़ी कम होने लगी। ये बदलाव महसूस करते हुए ध्रुव मनी मन घबराने लगा और उसने इसी घबराहट में खुद से कहा, बाप रे, कहीं इन्हें समझ तो नहीं आ गया कि मैंने मास्क पहना हुआ है? बेटा ध्रुव, अगर ऐसा हुआ तो तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। और ध्रुव अपने राज पकड़े जाने के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक से हकीम ज़ारांत को उसकी घबराहट समझ आने लगी। तभी उन्होंने मुस्कुराते हुए ध्रुव से धीमी आवाज में कहा, देखो दोस्त, जब तक तुम एसोसिएशन के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचोगे तब तक मैं तुम्हारे मामले में टांग नहीं अड़ाऊंगा, इसलिए फिक्र मत करो। इतना कहकर हकीम ज़ारांत हंसने लगे, लेकिन उनकी हंसी से आसपास के बुजुर्ग हकीम थोड़ा हैरान हो गए। इस दौरान ध्रुव ने एक राहत की सांस ली कि कम से कम उसका राज अभी भी राज ही था। फिर ध्रुव ने मुस्कुराते हुए हकीम ज़ारांत को देखा, जैसे कि वो नजरों से उनका शुक्रिया अदा करना चाह रहा हो। क्या ध्रुव अपने राज को राज ही रख पाएगा, या फिर ज़ारांत को कुछ ऐसा पता चलने वाला है जिसे सुनकर वो हैरान हो जाएंगे? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा द वन एंड ओनली आरजे रेवांश के साथ सुपर योद्धा। ध्रुव वीआईपी सीट्स के पास खड़ा हुआ था कि तभी चेयरमैन और बाकी बुजुर्ग हकीमों को एक आवाज सुनाई दी, जिससे सभी हैरान रह गए। ये बूढ़ा इंसान तो मरने का नाम ही नहीं ले रहा है। ऐसा लगता है जितना लंबा जियोगे उतनी ही ज्यादा बक करते जाओगे। सही कहा ना मैंने? और ये आवाज सुनते ही अचानक से हकीम गेंद्रा ने हल्के गुस्से के साथ सवाल किया, ये कौन बदतमीज है? लेकिन हकीम गेंद्रा के सवाल के बाद अचानक से वो इंसान हंसने लगा और तभी ये हंसी सुनकर ध्रुव ने पीछे मुड़कर युवराल की तरफ देखा, जिसके अलावा और कोई ऐसी बात करने की हिम्मत कर भी नहीं सकता था। वहीं इस हंसी को सुनकर पहले तो हकीम ज़ारांत भी दंग रह गए। फिर उन्होंने खुद को संभाल कर ध्रुव के पीछे नजरें घुमाते हुए हैरानी में कहा, ये शक्ति, ये ठंडी बर्फ जैसी है। ये तो, क्या ये तुम हो बूढ़े युगराल? ये कहते वक्त हकीम ज़ारांत के चेहरे पर काफी हैरानी थी, जिसे देखकर युगराल धीरे से आगे आया और फिर उसने मुस्कुराते हुए हकीम ज़ारांत से कहा, हाँ बूढ़े ज़ारांत, ये मैं ही हूं। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम मुझे याद रखोगे, इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। इतना कहकर युगराल हंसते हुए हकीम ज़ारांत के बगल की कुर्सी पर आकर बैठ गया। वहीं उसे ऐसा करते देख हकीम तुरान, हकीम लोका और बाकी दोनों लड़कियों का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी हकीम ज़ारांत ने युगराल को देखकर हैरानी में उससे सवाल किया, लेकिन तुम तो मारे गए थे ना? नागरानी हिनीसा ने तुम्हें मार दिया था ना? ये सुनकर युगराल ने आंखों में हल्के डर के साथ हकीम ज़ारांत को जवाब दिया, मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बच गया, नहीं तो वो लड़की सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। इतना कहकर युगराल एक पल के लिए दहशत भरे ख्याल में खो गया और तभी हकीम ज़ारांत ने जोर से हंसते हुए कहा, तुम्हारी जिंदगी भी काफी कठिन रही युगराल, लेकिन अच्छा है कि तुम अभी भी जिंदा हो। कम से कम तुम्हारे जिंदा रहने से मेरे जैसे बूढ़े आदमी का अकेलापन तो दूर हो जाएगा। वहीं दोनों को इस तरह बात करते देखा एसोसिएशन के बाकी बुजुर्ग, जो युगराल से कुछ पल पहले काफी नाराज हो गए थे, अब ज्यादा कुछ नहीं कह पाए और चुपचाप दोनों को बात करते हुए सुनते गए। उन्हें अच्छी तरह समझ आ गया था कि हकीम ज़ारांत युगराल को अच्छे से जानते थे और वो बुजुर्ग इस बात पर हैरान भी हो रहे थे कि वो मामूली सा दिखने वाला इंसान साम्राज्य के सबसे बड़े हकीम से किस तरह बात कर पा रहा था। वहीं हकीम लोका के पीछे खड़े ज़या और नया इस वक्त काफी हैरान होकर युगराल को देखे जा रहे थे।
जो फिलहाल हकीम जारान से बात करने में लगा हुआ था। इस वजह से वो लोग समझ गए थे कि ये मामूली सा दिखता इंसान जरूर कोई बहुत ताकतवर योद्धा था। तभी निया और जिया ने एक दूसरे को देखते हुए ध्रुव के बारे में बातचीत शुरू कर दी। ये लड़का ऐसा क्यों होता है कि इसके सारे दोस्त इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं? लेकिन सिर्फ वो दोनों ही नहीं, बल्कि उनके पास खड़े हकीम तुरान और हकीम लोका भी युगराल और जारांत के रिश्ते को देखकर काफी हैरान हो गए थे। वो लोग इस बारे में सोच ही रहे थे कि तभी हकीम लोका को अचानक से कुछ याद आया और उन्होंने हड़बड़ाते हुए हकीम तुरान से कहा, युगराल, बर्फ का शहंशाह युगराल, मतलब वही युगराल जो एक वक्त पर शक्तिशाली 10 का हिस्सा हुआ करता था। ये कहकर हकीम लोका ने हकीम तुरान की आंखों की हैरानी को देखा, क्योंकि उन्हें भी खुद यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा अनोखा इंसान जिसकी कहानियां साम्राज्य के बच्चे तक सुना करते थे, वो अभी भी जिंदा था। और वो सिर्फ जिंदा नहीं था, बल्कि ध्रुव तो उसे अपना दोस्त बता रहा था। इसका मतलब दोनों के बीच कोई मामूली सा रिश्ता तो बिल्कुल नहीं था। तभी निया और जिया ने कुछ सोचते हुए कहा, ये लड़का सच में ना जाने कितने राज छुपाकर बैठा है। दोनों लड़कियों के अलावा हकीम लोका और हकीम तुरान भी इस बात को समझ नहीं पा रहे थे कि जो लड़का पिछले कुछ वक्त पहले ही हकीमों की दुनिया में आया था, वो ना जाने इतने ताकतवर इंसान को कैसे इतनी अच्छी तरीके से जानता था। इस दौरान ध्रुव उस जगह पर खड़ा रहा और उसने सारी नजरें अपनी तरफ होते हुए देखकर मजबूरी में अपना सिर हिलाया। तभी अचानक ध्रुव ने देखा कि युगराल ने शायद उसके बारे में हकीम जारान से कुछ कहा, जिस वजह से वो पलटकर ध्रुव की तरफ देखने लगे। इस वक्त उनके चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई दे रही थी, जैसे कि वो ध्रुव को देखते हुए किसी चीज की तलाश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर जारांत के बगल में बैठे युगराल को समझ नहीं आया कि वो इस तरह क्यों ध्रुव को देख रहे थे, जबकि युगराल ने तो सिर्फ उन्हें इतना ही बताया था कि ध्रुव की काबिलियत बहुत ज्यादा अच्छी थी। यही सोचकर युगराल ने जारांत से सवाल किया, क्या हुआ जारांत, सब ठीक तो है ना? तभी जारांत ने थोड़ी परेशानी के साथ युगराल को जवाब देते हुए कहा, पता नहीं क्यों, लेकिन इस लड़के के पास से मुझे एक ऐसे इंसान की शक्ति महसूस हो रही है जिससे मैं बहुत पहले मिल चुका हूं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। वहीं जारांत का जवाब सुनकर ध्रुव अपनी पलकें झपकाने लगा और उसके दिल की धड़कनें काफी तेज हो गईं। इसके साथ ही उसने मन ही मन कुछ सोचते हुए खुद से कहा, बाप रे बाप, कहीं इन्हें नागरानी हिनीसा की शक्तियां तो महसूस नहीं हो गई। और फिर कुछ पलों तक सोचते रहने के बाद हकीम जारांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, शायद मैंने गलत महसूस कर लिया। इस उम्र में अक्सर लोगों को वहम होने लगता है। इतना कहकर हकीम जारांत कुर्सी पर टिक कर बैठ गए। फिलहाल वो अपनी किसी याद में खोए हुए लग रहे थे, जैसे उन्हें अपने बहुत सालों पहले की जवानी की याद आ गई हो। दरअसल जारांत के अलावा कोई नहीं जानता था कि जब वो काफी जवान हुआ करते थे तो उनकी मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई थी जो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था। वो बूढ़ा आदमी उस वक्त मार्कस में घूम रहा था और किसी खास वजह से जारांत और उस बूढ़े आदमी को 3 दिन एक दूसरे के साथ बिताने पड़े थे। इन 3 दिनों में उस बूढ़े आदमी ने जारांत को कुछ चीजें सिखाई थी, लेकिन उन चीजों से जारांत को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। और फिर कुछ वक्त बाद जारांत उस बूढ़े आदमी की सिखाई गई चीजों पर महारत हासिल कर ओहान साम्राज्य का मशहूर हकीम जारांत बन गया। इसलिए वक्त के साथ साथ जारांत को समझ आया कि जब उस आदमी की सिखाई कुछ ही चीजों से वो ये मुकाम हासिल कर सकता था, तो ना जाने वो रहस्यमयी बूढ़ा आदमी कितना ज्यादा खतरनाक और ताकतवर था। और हकीम जारांत को ध्रुव के शरीर से वैसी ही शक्ति महसूस हो रही थी जैसी कि उसे उस बूढ़े आदमी के शरीर पर महसूस हुई थी। यही वजह थी कि जारांत ध्रुव को देखकर कुछ पलों के लिए ख्यालों में खो गए थे। दूसरी ओर ध्रुव को इस बारे में कुछ नहीं पता था और उसे डर था कि कहीं नागरानी हिनीसा का राज सामने ना आ जाए। इसी डर के चलते उसने इस बारे में और कुछ नहीं कहा। लेकिन जैसे ही ध्रुव बात बदलने वाला था कि तभी उसे किसी बूढ़े आदमी की हंसती हुई आवाज सुनाई दी, युगराल, ध्रुपद, तुम दोनों इतनी जल्दी यहाँ आ गए। और उस आदमी की आवाज सुनकर सभी ने अपनी नजरें पीछे की तरफ की, जहां से सफेद बालों वाला एक आदमी आलीशान कोट पहनकर वीआईपी सीट्स की तरफ आ रहा था। इस आदमी को वहां आता देख सभी के चेहरों पर हैरानी छा गई और सभी सोचने लगे कि साम्राज्य का ये ताकतवर बुजुर्ग भी यहाँ पहुंच गया था। ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि राजघराने का रखवाला मेघावत था, जिससे ध्रुव पिछली रात मिल चुका था। और उसके ठीक पीछे राजकुमारी भूमि भी हरे रंग का हकीम कोट पहनकर आ रही थी। वैसे तो उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन ध्रुव उस लड़की की हकीकत के बारे में अच्छी तरह से समझ गया था। और जैसे ही ध्रुव ने अपनी नजरें भूमि से हटाई तो उसे भूमि के बगल में चलती एक लंबी लड़की दिखाई दी, जो एक बहुत ही आलीशान ड्रेस पहने हुए थी। उस लड़की का चेहरा थोड़ा बहुत भूमि की तरह लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक राजघराने का अजीब सा गुरूर था, जिसे देखकर कोई भी बता दे कि ये लड़की राजघराने से ही आती थी। वहीं राजकुमारी भूमि के मुकाबले ये लड़की काफी समझदार दिख रही थी। और जैसे ही वो तीनों ध्रुव के ठीक सामने आए तो ध्रुव ने मुस्कुराते हुए मेघावत से कहा, आप भी तो जल्दी आ गए मेघावत जी। ये सुनकर मेघावत मुस्कुराते हुए आगे आए और उन्होंने हकीम जारांत और युगराल को देखकर जोर से हंसते हुए कहा, क्या बात है,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम तीनों एक बार फिर साथ हो पाएंगे। ये तो सच में हमारा नसीब ही है। इसका मतलब आखिर जम ही गया रंग जब मिल बैठे तीन यार, तुम, मैं और युगराल। इस पर हकीम ज़ारांत ने भी मुस्कुराते हुए मेघावत से कहा, हाँ तुम्हारी बात तो सही है, एक बार फिर से तीनों मिले हैं, ये तो हमारी खुशनसीबी ही है। वैसे मेघावत, मैंने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि तुम भी इस हकीम कंपटीशन को देखने आओगे, क्योंकि जितना मुझे याद है तुम्हें तो ऐसे कंपटीशन पसंद नहीं है ना? इस पर मेघावत ने भी हंसते हुए ज़ारान से कहा, बात तो तुम्हारी भी सही है, लेकिन इतने सालों तक ये कंपटीशन ना देखने के बाद मेरी इच्छा हुई कि चलकर इस बार इसे देख लिया जाए। इतना कहकर मेघावत ध्रुव के पास चलकर आए और उन्होंने अपनी पास खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते हुए ध्रुव से कहा, ध्रुपद, मेरे ख्याल से तुम भूमि से तो मिल ही चुके हो। ये है इसकी बड़ी बहन ताहिरा। इस हकीम कंपटीशन के लिए जो 50,000 सैनिक इकट्ठे किए गए हैं, वो सारे इसके आदेश पर ही काम कर रहे हैं। ये सुनकर ध्रुव अचानक से हैरान हो गया, और उसकी हैरानी की वजह यह थी कि उसने सोचा भी नहीं था कि उसके सामने खड़ी लड़की इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल रही होगी। 50,000 सैनिकों को संभालने की जिम्मेदारी अगर ध्रुव को दी जाती तो वो शायद इसे संभाल भी नहीं पाता। लेकिन जिस तरह से पूरे शहर में सैनिक निगरानी रख रहे थे, उससे साफ हो गया था कि ताहिरा अपनी जिम्मेदारी काफी अच्छी तरह से निभा रही थी। इतने में मेघावत ने ताहिरा की तरफ मुड़कर ध्रुव की तरफ इशारा करते हुए कहा, ताहिरा, ये है वो दोस्त ध्रुपद मौर्य जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। इसकी काबिलियत वाकई लाजवाब है, और मुझे तो लगता है कि इस बार के हकीम कंपटीशन का विनर ये लड़का ही होगा। लेकिन मेघावत की बात सुनकर ताहिरा के बगल में खड़ी भूमि ने मन ही मन थोड़ी नाराजगी जताई, क्योंकि वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी कि मेघावत किसी और के बारे में ऐसा कह रहे थे। तभी ताहिरा ने ध्रुव की तरफ देखकर उससे एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में कहा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा ध्रुपद मौर्य। ये कहकर ताहिरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और वो ध्रुव को देखकर मुस्कुराने लगी। वहीं उसकी मुस्कुराहट देखकर वीआईपी सीट्स के आसपास खड़े लोग एक पल के लिए तो काफी ज्यादा हैरान हो गए। दरअसल वो जिस राजकुमारी ताहिरा को जानते थे, वो आमतौर पर किसी से इस तरह से बात नहीं करती थी, बल्कि उसके चेहरे पर तो हमेशा काफी गुरूर दिखाई देता था। तभी ध्रुव ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए ताहिरा से मुस्कुराते हुए कहा, आपसे भी मिलकर काफी खुशी हुई राजकुमारी ताहिरा। ये कहते हुए ध्रुव ने ताहिरा के साथ हाथ मिलाया, और ऐसा करते ही उसके नाजुक हाथों ने ध्रुव को सोच में डाल दिया। लेकिन फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए ताहिरा को कुछ भी अटपटा नहीं महसूस होने दिया। इसके बाद ताहिरा ने अपना हाथ वापस लेकर मुस्कुराहट बरकरार रखते हुए ध्रुव से कहा, उम्मीद करती हूँ कि तुम कंपटीशन में अच्छा नतीजा लेकर आओगे, क्योंकि अगर तुम ऐसा करते हो तो मैं खुद तुम्हारी खुशी में एक जश्न का इंतजाम करूंगी, और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसके लिए मना नहीं करोगे। वहीं ताहिरा की बात सुनते हुए ध्रुव ने मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, ये लड़की कमाल है, ये नतीजे के पहले ही इतनी अच्छी तरह से सामने वाले का दिल जीतना चाहती है। ये तो सच में आगे जाकर बहुत कामयाब होगी। वैसे तो ध्रुव काफी समझदार था, लेकिन इस लड़की की बातें सुनकर एक पल के लिए वो भी उसे मना नहीं कर पाया, बल्कि उसने तो सिर हिलाते हुए ताहिरा की बात के लिए हामी भर दी। इसके बाद ताहिरा मुस्कुराते हुए वापस मेघावत के पीछे हो गई। वैसे तो ताहिरा कभी किसी से इस तरह से बातें नहीं करती थी, लेकिन क्योंकि मेघावत ने ध्रुव के बारे में उसे बहुत कुछ बताया था, इसलिए वो जानती थी कि इस मामूली से दिखते लड़के में कुछ बात तो जरूर होगी। इस बारे में सोचकर ताहिरा ने मन ही मन खुद से कहा, अगर ये लड़का सच में इतना काबिल है जितना बड़े दादाजी बता रहे हैं, तो फिर तो मैं इस लड़के से दोस्ती कर ही सकती हूँ। ये सोचते हुए राजकुमारी ताहिरा ध्रुव के चेहरे को देख ही रही थी, जिसमें कुछ खास तो नहीं था, लेकिन ताहिरा ने देखा कि राजघराने की लड़की के सामने भी ध्रुव हड़बड़ा नहीं रहा था, और उसके चेहरे पर एक शांति थी जो आमतौर पर उस उम्र के लड़कों में नहीं दिखती थी। फिर ध्रुव से बात करने के बाद ताहिरा ने पास ही खड़े हकीम ज़ारांत, युगराल और बाकी वीआईपी सीट्स पर बैठे लोगों को नमस्ते किया, और उसके इस इज्जत भरे अंदाज को देखकर हर कोई मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उसके बाद ताहिरा, मेघावत और भूमि वीआईपी सीट्स पर बैठ गए। वहीं से इत्तेफाक कहीं या कुछ और, लेकिन ध्रुव और बाकी सभी लोग भी इस तरह बैठे कि ध्रुव और ताहिरा एक दूसरे के आसपास बैठ गए थे। इस दौरान ताहिरा के शरीर से आती महंगी परफ्यूम की खुशबू से ध्रुव को अंदर ही अंदर थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। फिर जैसे जैसे आसमान में सूरज चमकता गया, उसके साथ ही वीआईपी सीट्स पर बैठे सभी लोगों की तादाद भी बढ़ गई। वो सभी लोग वहान शहर के सबसे ताकतवर लोगों में से थे, और दूसरी तरफ आम लोगों के लिए जो सीट्स रखी हुई थी वो भी अब पूरी तरह से भर चुकी थी। इसके साथ ही उस मैदान में लोगों का इतना शोर सुनाई देने लगा कि बहुत दूर से भी इस बात का पता लगाया जा सकता था कि बहुत बड़ा इवेंट शुरू होने वाला था। इस दौरान ध्रुव गहरी सांस लेते हुए अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। फिर कुछ देर बाद अचानक से ध्रुव को अपनी सीट के आसपास थोड़ी हलचल महसूस हुई, और उसके चेहरे पर हल्की परेशानी दिखाई देने लगी। तभी उसने आंखें खोलकर पीछे पलट कर देखा कि आखिर कौन था जो इस वक्त वीआईपी सीट्स की तरफ आ रहा था। और तभी ध्रुव को देखा कि साम्राज्य के 3 सबसे बड़े परिवार एक साथ वीआईपी सीट्स की तरफ बढ़ रहे थे।
तो क्या ध्रुव राजकुमारी, ताहिरा और बाकियों की उम्मीद पर सच में खरा उतर पाएगा? जीत पाएगा इस हकीम कंपटीशन को और रैंक 6 की उस गोली को? ये जानने के लिए आपको सुनना होगा द वन एंड ओनली आरजे रिवांश के साथ सुपर योद्धा।